ये कहानी एक ऐसे हंटर की है जिसने मौत को भी मात दे दी थी। ये कहानी ह्यू ग्लास की सच्ची कहानी है। सन 1823 ह्यूज अपने बेटे हॉक के साथ जंगल में जानवरों का शिकार कर रहा था। ह्यूज एक ग्रुप का मेंबर है जिसमें 45 लोग होते हैं। इनको ट्रैपर्स कहा जाता है। ये लोग जानवरों का शिकार करके उनकी खाल का व्यापार करते हैं। एक दिन ये लोग शिकार करके वापस लौट रहे थे, तभी कुछ आदिवासी इन पर हमला कर देते हैं। दरअसल आदिवासी इन पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि आदिवासी का जो सरदार था उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। इसलिए वो सभी गुस्से में आकर इन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन सच ये था कि उस सरदार की बेटी को इन्होंने किडनैप नहीं किया था। यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। ह्यूज के काफी सारे साथी मारे जाते हैं और कबीलों वाले के भी काफी सारे मारे जाते हैं और ह्यूज अपने बेटे हॉक को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ कई लोग होते हैं, जिसमें इस ग्रुप का कैप्टन एंड्रयू हेनरी भी होता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बोट में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी ह्यूज अपने साथियों से कहता है कि अगर हम ऐसे ही झील के रास्ते से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम जल्दी ही आदिवासियों के हाथ मारे जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ें। पर इनका एक साथी जिसका नाम जॉन होता है वो जंगल में जाने से मना करता है। पर ह्यूज उसको समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है और हम जंगल में कहीं भी पनाह ले सकते हैं। अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहें तो वो आदिवासी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ें। जॉन फिर भी ह्यूज की बात नहीं मानता। इसी बीच उनका कैप्टन जॉन से कहता है कि ह्यूज जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए। अब ये लोग अपनी बोट को छोड़कर जंगल वाले रास्ते से आगे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ इनका कैप्टन इन सबसे कहता है कि इन्होंने जितनी भी खाल इकट्ठा की है उन्हें उन सबको यहीं पर छुपा देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम बाद में आकर इन खालों को वापस लेकर चले जाएंगे। ये सब लोग कैप्टन की बात मान लेते हैं और वो लोग अपने सामान को वहीं छुपाकर बोट को पानी में ही छोड़ देते हैं, ताकि आदिवासियों को ये लगे कि वो लोग झील के रास्ते से आगे निकल चुके हैं। पर इनमें से कुछ लोग जो जंगल वाले रास्ते से नहीं जाकर उस बोट में बैठकर अपना सफर तय करते हैं, पर वो आगे जाकर वो लोग आदिवासियों के हाथों मारे जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ह्यूज का फैसला बिल्कुल सही था। अब बचे हुए लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। काफी दूर पैदल चलने के बाद ये लोग थक जाते हैं और एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। जब ये सब लोग आराम कर रहे थे तब ह्यूज शिकार के लिए निकल जाता है और जंगल में भालू के 2 बच्चे दिखते हैं। वो उन्हें शूट करने वाला ही होता है कि तभी पीछे की झाड़ियों में से कुछ हलचल होती है। ह्यूज जैसे ही पीछे पलटता है उस पर एक बड़ा सा भालू हमला कर देता है। ये भालू ह्यूज पर इतना जोरदार हमला करता है कि ह्यूज को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। फिर ह्यूज शांत होता है और मरने का नाटक करता है, जिससे वो भालू इसको मरा हुआ समझकर अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूज अपनी गन से उस भालू को शूट कर देता है, लेकिन वो भालू दोबारा ह्यूज पर हमला कर देता है। पर इस बार वो इतना जबरदस्त हमला करता है कि ह्यूज की खाल हर जगह से कट जाती है। वो भालू उसके गले पर भी अपना पंजा मारता है, जिससे उसका गला कट जाता है। अब यहाँ ह्यूज ने भालू को एक गोली मारी थी, जिससे भालू धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूज अपने चाकू से उस भालू पर वार करने लगता है। ह्यूज उस भालू पर कई बार वार करता है, जिससे वो भालू मर जाता है और ह्यूज पर ही आकर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यूज कोई मामूली शिकारी नहीं है। ये बहुत ताकतवर और होशियार आदमी है। थोड़ी देर बाद ह्यूज के साथी उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि ह्यूज जख्मी हालत में भालू के नीचे दबा हुआ है। भालू के हटने के बाद हम देखते हैं कि ह्यूज के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर भालू ने हमला ना किया हो। कैप्टन उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके जख्म को सिलने लगता है ताकि उसका बहता हुआ खून रुक सके, लेकिन ह्यूज दर्द के मारे तड़पने लगता है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद कैप्टन उसके गले को भी सिलने लगता है, जिसको भालू ने पंजा मारकर फाड़ दिया था। अब ये लोग ह्यूज को उठाकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इनको ऐसे रास्ते का सामना करना पड़ता है जिस पर अकेले आदमी का भी सफर करना मुश्किल होता है। ऐसे में ये लोग ह्यूज को अपने साथ और आगे नहीं ले जा सकते थे। फिर ये सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो पहले से ह्यूज से नफरत करता था। वो उन सबसे ये कहता है कि अगर हम इसी तरह ह्यूज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द हमें आदिवासी ढूंढकर मार देंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इसको यहीं पर छोड़कर अपना रास्ता आगे तय करें। जॉन की बात सुनकर कैप्टन ये फैसला करता है कि ये लोग ह्यूज को यहीं पर छोड़ देंगे। पर ह्यूज जो काफी जख्मी होता है और लगभग मरने ही वाला होता है, तो कैप्टन इनको इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए कैप्टन अपनी गन उस पर तान देता है और उसे मारने जाता है। तभी ह्यूज का बेटा हॉक कैप्टन को ऐसा करने से रोकता है। तभी कैप्टन को इस पर रहम आ जाता है और वो ह्यूज को नहीं मारता। लेकिन कैप्टन उन सबसे ये कहता है कि जो भी यहाँ रुककर ह्यूज का ख्याल रखेगा वो उसको $70 देगा। ये सुनकर ह्यूज का बेटा और जिसका नाम जिम होता है वो दोनों कैप्टन से ये कहते हैं कि चाहे हमें तुम $70 दो या ना दो, हम ह्यूज के साथ ही यहाँ रुकेंगे। तभी जॉन कैप्टन से कहता है कि इस काम के लिए तो $70 बहुत कम है, मैं इस काम के लिए पूरे $100 लूँगा। कैप्टन उसकी बात मान लेता है और ये 3 लोग ह्यूज के साथ यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के लोग कैप्टन के साथ आगे चले जाते हैं।
अगले दिन जॉन बड़े आराम से जॉन के मरने का इंतजार करता रहता है, लेकिन ह्यूज जो मरने की हालत में होता है वो हार नहीं मानता। इसी बीच ह्यूज का बेटा और जिम दोनों शिकार पर गए होते हैं। तभी इधर जॉन ह्यूज के पास जाकर उससे ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो पर तुम मर नहीं पा रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो सब लोगों को यही लगेगा कि तुम खुद मर गए। अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहे तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे, जिससे वो आदिवासी हमें ढूंढकर मार देंगे, जिसमें तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे ही हाथों से मर जाओ। तब जॉन उससे कहता है कि अगर तुम पलकें झपकाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने को तैयार हो। लेकिन ह्यूज यहाँ मरना नहीं चाहता था। वो बहुत देर तक अपनी पलकें नहीं झपकाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब अपनी पलकें झपकाता है, जिससे जॉन को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो मरना चाहता है। इसलिए जॉन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ह्यूज का बेटा आ जाता है और वो जोर जोर से जिम को आवाज देने लगता है ताकि वो यहाँ आकर उसकी मदद कर सके। लेकिन जॉन गुस्से में आकर अपना चाकू निकालकर ह्यूज के बेटे को मार देता है। ह्यूज दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जिम के आने से पहले ही जॉन हॉक की लाश को छुपा देता है, और जब जिम यहाँ आकर जॉन से पूछता है कि हॉक कहाँ है तो जॉन कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आया है। इधर ह्यूज ये सब जिम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जिम नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद जॉन अभी भी परेशान बैठा रहता है क्योंकि ह्यूज मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर यहाँ जॉन अपनी एक और चाल चलता है। जॉन यहाँ जिम से कहता है कि उसने अभी अभी कई आदिवासी को नदी के किनारे देखा है और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर जिम बहुत डर जाता है और अपने सामान लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है। पर ये जॉन से पूछता है कि हॉक कहाँ है, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। इस पर जॉन कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हम इन दोनों बाप बेटे को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर जिम पूछता है कि फिर हम ह्यूज का क्या करें। जॉन कहता है कि हम इसे खड्डा खोदकर यहीं दफना देते हैं। जिम जॉन को ऐसा करने से मना करता है, पर जॉन ह्यूज को जिंदा ही खड्डा खोदकर दफनाने लगता है और फिर जॉन और जिम वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ह्यूज अपनी बची कुची ताकत से बहुत मुश्किल से उस खड्डे से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ अपने बेटे की लाश तक पहुंच जाता है। वो यहाँ आकर बहुत रोता है क्योंकि उसको इस बात का बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। काफी देर बाद ह्यूज ये फैसला करता है कि वो किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इधर जिम को रास्ते में ये पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था, इनके पीछे कोई आदिवासी नहीं आ रहे। इधर वह जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है कि उन्होंने ह्यूज और उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। इधर ह्यूज अपना सफर यहाँ से शुरू करता है और रेंगता हुआ किसी भी तरह से वो जंगल से बाहर निकल जाता है। इसलिए वो अपने बेटे की लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अब यहाँ से ह्यूज का असली इम्तिहान शुरू होता है। ये रेंगता हुआ झील के किनारे तक पहुँच जाता है और अपनी बोतल में पानी भरकर पीने लगता है, लेकिन जैसे ही ये पानी पीता है तो पानी इसके गले से बाहर निकलने लगता है क्योंकि भालू ने इसके गले को फाड़ दिया था। तब ह्यूज को ये लगता है कि अगर इसने अभी अपने गले का कुछ नहीं किया तो ये आगे चलकर कुछ भी खा नहीं पाएगा। इसलिए उसको यहाँ एक आइडिया आता है। वो अपनी बंदूक से एक गोली का बारूद निकाल लेता है और इस बारूद को अपने गले पर लगाकर आग लगा लेता है, जिससे इसके गले की स्किन आपस में जुड़ जाती है। पर इससे उसको इतना दर्द होता है कि वो थोड़ी देर तक वहीं तड़पता रहता है। इधर कैप्टन और उसके लोग फोर्ट के नजदीक पहुंच जाते हैं। इधर जॉन और जिम भी फोर्ट के करीब आ जाते हैं। तभी इधर ह्यूज को कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं जो ह्यूज को देख लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ह्यूज जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में कूद जाता है और तैरता हुआ दूसरे इलाके में पहुंच जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन जब ह्यूज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके जख्म अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। इसके बाद जब उसको भूख लगती है तो वो मछली पकड़कर उसको कच्चा ही खाने लगता है। फिर जब रात होती है तो वो देखता है कि इससे थोड़ी दूरी पर किसी ने आग जलाई है। ये देखकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई आदमी है जो आग जलाकर जंगली जानवर का मीट खा रहा है। वो आदमी ह्यूज को देखकर उस पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी ह्यूज नीचे बैठ जाता है और उस आदमी को इशारे से समझाता है कि वो भूखा है। अब वो आदमी, जिसका नाम हिकुक होता है, वो उसे अपने साथ ले लेता है और ये दोनों साथ में बैठकर उस जंगली जानवर का मीट खाने लगते हैं। सुबह होते ही वो आदमी उसके जख्मों को देखकर उनसे उस जख्मों की वजह पूछता है। तब ह्यूज उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे भालू ने उस पर हमला किया और कैसे फिर उसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर हिकुक भी अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसके लोगों ने भी उसे छोड़ दिया। फिर ये दोनों एक घोड़े पर सवार होकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। इधर जॉन और जिम फोर्ट के करीब पहुंच जाते हैं, जहां जॉन जिम से कहता है कि हमने जो कुछ भी ह्यूज और उसके बेटे के साथ किया उसका पता कैप्टन को नहीं चलना चाहिए और अगर उनको इस बारे में पता चल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। इसके बाद वो दोनों कैप्टन के पास जाते हैं और जॉन ये बताता है कि ह्यूज मारा गया है, जिसको इन दोनों ने जंगल में दफना दिया है।
और उसका बेटा हॉक जंगल में कहीं गायब हो गया है, जिसका पता नहीं चल सका। कैप्टन जॉन की बात सुनकर उसे पैसे दे देता है, लेकिन जिम बिना पैसे लिए ही वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर कैप्टन को जॉन की बातों पर शक होने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर हम ह्यूज और हिकुक को देखते हैं जो जंगल में जा रहे होते हैं कि तभी ह्यूज बेहोश होकर घोड़े से गिर जाता है और तभी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। हिकुक तूफान से बचने के लिए रुक जाता है और तूफान के जाने तक वो ह्यूज के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब तूफान थम जाता है तो ह्यूज देखता है कि हिकुक वहाँ से चला गया है। जब वो हिकुक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि हिकुक की लाश पेड़ पर लटकी हुई है। ह्यूज बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि हिकुक को किसने मारा है। तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर फ्रेंच शिकारी होते हैं जिन्होंने उस आदिवासी सरदार की बेटी को किडनैप कर रखा है। तभी ह्यूज ये समझ जाता है कि इन लोगों ने ही उस लड़की को किडनैप किया है, लेकिन वो आदिवासी समझते हैं कि अमेरिकन शिकारियों ने उस आदिवासी की लड़की को किडनैप किया है। ये देखकर ह्यूज धीरे से वहाँ से निकलता है। तभी वो देखता है कि उस ग्रुप का एक आदमी उस लड़की का रेप कर रहा होता है। ह्यूज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से उस आदमी के पीछे जाकर उस पर अपना गन पॉइंट कर देता है। ह्यूज इस लड़की को वहीं रुकने को कहता है और खुद घोड़ा लेने चले जाता है ताकि वो उस लड़की को अपने साथ भगाकर ले जा सके। पर उस लड़की को उस फ्रेंच शिकारी पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका प्राइवेट पार्टी वहाँ से काटकर भाग जाती है। इसके बाद वो फ्रेंच शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके साथी उसके पीछे जाते हैं और वो ह्यूज का पीछा करने लगते हैं। पर ह्यूज यहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वो आदिवासी ह्यूज को देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, पर ह्यूज उनसे बचकर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता है। आगे ह्यूज देखता है कि आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया है और सामने बहुत बड़ी खाई है, पर ह्यूज उसकी परवाह किए बिना ही अपना घोड़े के साथ उस खाई में कूद जाता है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से ह्यूज का घोड़ा मारा जाता है, पर ह्यूज पेड़ पर गिरने की वजह से वो जिंदा बच जाता है। पर वो जिस जगह पर गिरा था वहाँ बर्फ की लेयर काफी मोटी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसी तरह वो उन आदिवासियों से बच जाता है, लेकिन उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ तूफान आने वाला होता है। जब वो इन आदिवासियों से बचकर भाग रहा होता है तब उसकी भालू वाली खाल जिसको वो ओढ़कर सोता है वो वहीं पर छूट गई थी। इसलिए ह्यूज उस खतरनाक तूफान से बचने के लिए उस मरे हुए घोड़े के पेट से सारी अतड़ियां निकालकर खुद उसके अंदर घुस जाता है ताकि वो खुद को इस खतरनाक ठंड से बचा सके। ह्यूज पूरी रात उस घोड़े के पेट में ही गुजारता है और जब तूफान खत्म हो जाता है तब वो उस घोड़े के पेट से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर तय करता है। इधर फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वो उन्हें बताता है कि उनके साथी बर्फ में दबकर मारे गए हैं और कई साथियों को भेड़ियों ने मारकर खा लिया है। जिम उस आदमी के पास उस बोतल को देखता है जो जिम ने ह्यूज को दी थी तब जब जॉन ह्यूज को दफना रहा था, लेकिन ह्यूज जब उन फ्रेंच शिकारियों से बचकर भाग रहा होता है तब वो बोतल ह्यूज से छूट गई थी। इस बोतल को जिम पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरी बोतल है जो मैंने ह्यूज को दी थी। यहाँ ये सोचता है कि ह्यूज का बेटा हॉक अभी जिंदा है, इसलिए कैप्टन अपने साथियों को लेकर हॉक को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन इनको जंगल में हॉक नहीं बल्कि उसका पिता ह्यूज मिलता है। ह्यूज को जिंदा देखकर कैप्टन और उसके साथी सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कैप्टन ह्यूज से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तब ह्यूज कैप्टन को सारी बात बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कैप्टन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फोर्ट में आता है तो वो देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग चुका है। फिर कुछ दिन बाद कैप्टन ह्यूज से मिलने के लिए उसके पास आता है। तब ह्यूज उससे कहता है कि जॉन अब उसका शिकार है क्योंकि उसने ह्यूज के बेटे को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। जॉन को मारने के लिए कैप्टन भी ह्यूज के साथ देता है और ये दोनों उसको पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ अगर कैप्टन ह्यूज से कहता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है इसलिए हमें जॉन को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग जाकर जॉन को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन को थोड़ी ही दूरी पर जॉन मिल जाता है, लेकिन वो कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ह्यूज कैप्टन की तरफ आता है, लेकिन तब तक कैप्टन मर चुका था और जॉन भी वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद ह्यूज कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर रखकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तो आगे जाते ही जॉन उसको देख लेता है और उसे गोली मार देता है। और जब आगे बढ़कर ह्यूज की लाश को देखता है तो ह्यूज नहीं बल्कि कैप्टन होता है। दरअसल ह्यूज को पहले ही पता था कि जॉन उस पर छुपकर वार करेगा, इसलिए उसने कैप्टन की लाश को घोड़े पर बैठाकर उसको लकड़ी से बांध दिया था। जॉन को लगता है कि घोड़े पर ह्यूज बैठा है, जबकि ह्यूज पीछे वाले घोड़े पर लेटकर मरने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही जॉन पीछे पलटकर देखता है तो ह्यूज उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन इससे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ह्यूज भी जॉन को मारने का मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये दोनों झील के किनारे आ जाते हैं जहाँ इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ जॉन ह्यूज से कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, पर इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। ये सुनकर ह्यूज अपना चाकू जॉन के पेट में घुसा देता है और कहता है कि
बदला लेना हमारे हाथ में नहीं है, बदला सिर्फ ईश्वर लेगा। ये कहकर वो जॉन को झील के बहते हुए पानी में छोड़ देता है। थोड़ी दूर जाकर जॉन जैसे ही उस झील से बाहर निकलता है तो वो आदिवासी उसे मार देते हैं। फिर आदिवासी ह्यूज को देखते हैं, जिससे ह्यूज को लगता है कि वो उसकी तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ह्यूज को नहीं मारते क्योंकि उस सरदार की बेटी ने उनको ये बता दिया था कि ह्यूज ने उसको उन फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। और इसी तरह यहाँ ह्यूज की जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।